हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आपने कहा हमने बनाया। हाँ, लास्ट वीडियो में आपने कमेंट किया था कि सर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, इस टॉपिक को क्लियर करिए। मैंने आपसे प्रॉमिस कहा था कि जो आप कहेंगे वही इस चैनल पर आएगा। ये चैनल एक्सक्लूसिव है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, आईएससी ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स जिसे आप कहते हैं उसके लिए है। तो ये कंटेंट आप लोगों के लिए है और आपकी रिक्वेस्ट पे है। ये सारे चैप्टर्स हम तभी बना रहे हैं जब आप जैसे रॉक स्टार्स और सुपरस्टार्स हमें मदद कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए आपका ढेर सारा सपोर्ट ताकि हम और कंटेंट्स आपके लिए बना सके। हाँ, क्योंकि आईएससी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स है कम, पर इनमें है बहुत दम। चलिए, इसी विश्वास के साथ कि यू आर देयर टू सपोर्ट मी और उसी सपोर्ट के भरोसे हम आगे आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो जैसा कि चैप्टर में ईयर दिया हुआ है 1935 से 1945 तक। क्यों ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है? 1927 में आएगा साइमन कमीशन। सर कहाँ है लिखा है? अरे भाई, स्टोरी है, पूरी सीक्वेंस में समझेंगे आप। तो 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के सारे मेंबर्स इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, और जहां जहां इंडिया में आया वहां पे उसका विरोध हुआ। आया क्यों था? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने आया था। इंडियंस को क्या नए लॉज की और उसको अमेंड करने की क्या जरूरत है, इस पर उसको अपने अपने व्यू पॉइंट्स देने थे। इंडिया में जहां पे आया वहां उसका विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जी को लाठीचार्ज हुई लाहौर पे और उनकी मृत्यु भी हो गई 1928 में। अब देश में अलग अलग जगहों पे साइमन कमीशन का विरोध हुआ, बट साइमन कमीशन आया भी, उसने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। उन्होंने एक नया कानून देश में अप्लाई किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था ये स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1935 से लेकर के 1947, जब हमारा देश फाइनली आजाद हो जाएगा। तो इस दौरान क्या हुआ, वो सारी एक्टिविटीज हम समझेंगे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रोथ ऑफ द किसान सभा मूवमेंट। तो किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट शुरू कर दिया था। यह मूवमेंट शुरू हुआ था 1929 में। 1929 में जो फार्मर्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एग्रेसिवली क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे, मोर्चा ले लिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तीन तरीके से एक जमींदारी सिस्टम, जिसमें कि लैंडलॉर्ड्स होते थे, जमींदार होते थे, जो किसानों को डराकर धमकाकर उनसे हाई लैंड रेंट ले लेते थे, लगान जिसे बोलते हैं ना, खूब लगान ले लेते थे। या उन्होंने एक सिस्टम लगा रखा था कुछ राज्यों में, महालवारी सिस्टम, जहां की पूरा कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स को मिलकर के रेंट देना होता था। और या तो कुछ राज्यों में रियोतवारी सिस्टम। तो इन तरीकों से अंग्रेजों ने सिर्फ अपने इकोनॉमिक गेन्स के लिए फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रखा था। उनकी वेलबींग के लिए कोई योजनाएं नहीं थी। जैसे आज गवर्नमेंट फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस देती है, सस्ता सीड्स, फर्टिलाइजर्स देती है, और जो क्रॉप तैयार हो जाते हैं उसको सरकार मुंह मांगी कीमत पे खरीद भी लेती है। तो आज गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है फार्मर्स के लिए। पहले नहीं, ब्रिटिशर्स तो आए इसीलिए थे कि उन्हें इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना था। और ये किसान सभा के फाउंडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। हाँ, 1929 में इन्होंने फाउंड किया था, बिहार में फाउंड किया था। और धीरे धीरे इसके मेंबर्स, बहुत सारे किसान जो कि सफरर्स थे, जो ब्रिटिश सिस्टम के सफरर्स थे, वो सब एकजुट हो गए। तो किसान मूवमेंट फैलता गया। फार्मर्स हाईटेक से परेशान थे, एक्सप्लॉइटेशन से परेशान थे, अनफेयर लॉज से परेशान थे। ये सारे फार्मर्स एकजुट हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि लैंड रेंट्स शुड बी रैशनलाइज्ड, शुड बी रिड्यूस्ड, लैंड रिफॉर्म सिस्टम्स अप्लाई किया जाए। बट ऐसा हुआ नहीं, और इनके मूवमेंट में और सहयोग मिला। ये मूवमेंट स्प्रेड करता गया फ्रॉम बिहार टू यूपी टू बंगाल। हाँ, जहां कॉमन फार्मर्स अवेलेबल है वहां चला गया। और किसान सभा के बहुत सारे लीडर्स आ गए। जैसे आपने आचार्य पटवर्धन का नाम सुना होगा, आचार्य नरेंद्र देव का नाम सुना होगा, और लोहिया जी का तो पक्का ही नाम सुना होगा। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी, ये तो पक्का श्योर जानते होंगे। ये सब पॉपुलर लीडर्स थे इस
किसान सभा के, जिन्होंने, किसान मतलब फार्मर्स, याद रखिएगा, जिन्होंने फार्मर्स के एसोसिएशन को धार दी, पूरे देश में इस मूवमेंट को फैलाया। अब आया बीच में एक पीरियड जब कम्युनलिज्म फैलने लगा। सर एक कम्युनिज्म क्या होता है? जब आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हैं और मेरा धर्म महान, बाकी से मैं परेशान, ये फीलिंग है कम्युनिज्म की। तो अपने धर्म से प्यार करना ये बुराई नहीं है, पर दूसरे धर्म का डिसरिस्पेक्ट करना या उनसे नफरत करना ये बुराई है। बात समझ में आ गई? तो कम्युनिज्म यही बुराई है। और कम्युनिज्म का बीज अंग्रेजों ने 1905 में बो दिया था। यह अंग्रेजों का प्री प्लान्ड तरीका था कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाओ, क्योंकि अगर ये एकजुट रहेंगे तो हमसे लड़ेंगे, हमें देश से बाहर निकाल देंगे, इसलिए इन दोनों में ही लड़ाई करा दो। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया और कई तरीकों से उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे के कन्फ्रंट में रख दिया, एक दूसरे के सामने कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हिंदूज की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बनने लगी। कुछ सो कॉल्ड जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, उन्होंने एक अलग बॉडी बनाई, जैसे कि आरएसएस, नाम सुना है? हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आपने बड़ा पॉपुलर नाम सुना होगा। आपने शायद बीजेपी का भी नाम सुना होगा। बीजेपी इसी की एक अलाई है, कह सकते हैं, या इससे मिलती जुलती है, या कहें इससे एम्पावर्ड है। ये क्या है आरएसएस? हाँ, ये जानना चाहते हैं। तो आरएसएस एक सोच है, एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचती है। ये प्रमोशन ऑफ हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करती है। अब कौन आए थे इसको फाउंडर? तो केशव बलिराम हेगड़ेवर 1925 में, हाँ नाम सही सुना है, केशव बलिराम हेगड़ेवर ने 1925 में नागपुर में इसकी रचना की थी। किसकी? आरएसएस की। बट ये क्योंकि ये एक हिंदू लोगों के लिए ही सिर्फ था, ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक तरह से क्या हो गया, इन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसी तरह से 1930s के आसपास, हाँ, वहां बनी मुस्लिम लीग। ये कैसी बॉडी है? ये ऑल मुस्लिम्स बॉडी है। इसके फाउंडर में से एक है नवाब समीउल्लाह खान। हाँ, ढाका के नवाब थे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ मुसलमानों को अलग स्टेट दिलाने के लिए, अलग पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए एक बॉडी बनाई, नाम था मुस्लिम लीग। तो अब दो अलग अलग बन गए बॉडीज। बेटा समझ में आ गई? तो इस तरह से क्या हो गया, देश में अब धर्म के नाम पर झगड़े होंगे। तो 1930s 40s का दौर था जब ये कम्युनिज्म पैदा हुआ, क्योंकि हर, कहते हैं ना, हर ऑर्थोडॉक्स लोग, हर कट्टर लोग अपने ही धर्म के लोगों को क्या करते हैं, एकजुट करना चाहते हैं। और यही हुआ ही। हिंदूज को एकजुट करने के लिए आरएसएस, जिसको संघ के नाम से जानते हैं, वो हिंदूज को एकजुट करने लगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, है ना। वैसे करंटली कौन है इस समय संघ का संघ संचालक? क्या? मोहन भागवत। हाँ, तो देखा क्या कहना चाहते हैं ना। और मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हुआ, मैंने कहा मुस्लिम को ग्रोथ, कम्युनिज्म ग्रो करने के लिए कौन आया, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हाँ, ये एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी थी, जिसका मकसद था मुस्लिम्स को के पॉलिटिकल राइट्स को प्रिजर्व करना, मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन स्टेट की मांग करना, और इस पे वो अड़े रहे, जिसका उन्हें मिला भी। पाकिस्तान इस मुस्लिम लीग की ही रचना से, हाँ, के वजह से बना है पाकिस्तान। तो उनके लीडर में से एक का नाम दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बनेंगे। तो इवेंचुअली मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट उन्होंने मांगा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन। ठीक है, क्या था इस एक्ट में? तो ये इंडिया को सेपरेट, कह सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर देने के लिए आई थी। इसमें इंडियन को कुछ और एम्पावर किया गया, अर्थात इंडिया को इंडियंस को रूल करने का पावर दे दिया। ठीक सुना, इंडिया को इंडियंस को रूल करने का पावर दे दिया गया। मोर पावर वॉज गिवन एंड द पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। सेंटर में जो की पावर्स थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स थे, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है ना, तो फाइनेंस हो गया, ये गवर्नमेंट ने अर्थात ब्रिटिशर्स ने अपने पास में रखा। बाकी कंट्री को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए क्या किया उन्होंने, प्रोविंसेस को पावर दे दिया। तो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर दिए गए, कीपिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज मोर पावरफुल, एंड दैट पावर वाज होल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस को भी डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया। 1937 में एक समय आया जब इसी, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ही ये पावर है
कि देश में चुनाव होंगे, ठीक है। तो 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करती है। अब इसकी जीत हासिल करना तो कोई बुराई नहीं है, बट इसकी वजह से जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे मुस्लिम लीग है, इनमें टेंशन हो जाएगी क्योंकि इनकी सीट्स कब मिलेगी इनको, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कम्युनल टेंशंस हो जाएंगे। कांग्रेस और जो नॉन कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं इनमें भी टेंशन हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस की जीत मतलब दूसरों की हार, और दूसरों की हार मतलब हार बर्दाश्त नहीं है, तो झगड़े तो नहीं होने हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अलग अलग पार्टीज के बीच में होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें मेजर चंक ऑफ दी सीट्स कांग्रेस के पास आएगी और कांग्रेस को काम नहीं करने देगी कौन, मुस्लिम लीग। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चलाने नहीं देगी, उनके काम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। वो चुनाव जीतेंगे तो वो चुनाव जीत के क्या करेंगे, सरकार के काम को बांधा डालेंगे। अब आता है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। हाँ, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसी चैप्टर के नाम से, हाँ जरूर जाइएगा देखिएगा। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 तक चलेगा। 6 साल तक चलने वाला वॉर है ये। तो इस दौरान क्या होगा, अब इस दौरान हम इंडियंस परेशान होंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पंगा ले रखा था जापान से, और जापान हम पर अटैक इसलिए कर रहा था, जापान इंडिया पर अटैक इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है जापान से, ना ना ना, वो ब्रिटिशर्स को हराने के लिए हमें डरा रहा था। समझ में आ रहा क्या कहना चाहता है। तो हमने कहा भैया तू जा, किससे, जापान से, नहीं नहीं, हमने ब्रिटिशर्स को कहा कि तुम जाओ, आप लोग जाइए, आप लोग जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, जापान हमको कुछ नहीं करेगा, हम पे अटैक नहीं करेगा। भाई आपने हमें गुलाम बना रखा है और आपको हराने के लिए वो हमें हराएगा, हमें मारेगा। बात समझ में आई। हम लोग ने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट, हाँ 1942 में। पर उससे पहले क्या हुआ आइए देखिए। तो उससे पहले गवर्नमेंट ठप पड़ गई, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए वो कामकाज करना बंद कर गए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी, कि हमें मोर ऑटोनॉमी मिले, हाँ डोमिनेंस स्टेटस मिले, ये अंग्रेजों ने देने से मना कर दिया। तो कामकाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ठप हो गया। तो इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया, नाम था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा कि हम आपको सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने की अनुमति देंगे आफ्टर दी वॉर। अभी नहीं देंगे, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा हम तब आपको क्या करेंगे, देंगे पावर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाने के लिए। क्या होगा, हम लोग मना कर देंगे कि अभी तुम हो, पता नहीं वॉर के बाद तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। हाँ ब्रिटेन, तुम्हारा क्या होगा वॉर के बाद। हम लोग सही थे, बहुत बुरा हाल होगा उसका, जीत के भी वो बहुत बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वर्ल्ड वॉर में बहुत तबाही होती है भाई। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, जो कि पहले ब्रिटेन हुआ करता था, और ये जूनियर पार्टनर बन जाएगा। और अगला ऑफर उन्होंने क्या दिया, जब देखा कि हमने क्रिप्स ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, हाँ कांग्रेस ने भी मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। अगला ऑफर उन्होंने दिया क्रिप्स मिशन। इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर आए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सेंट लॉरेंस, हाँ सेंट लॉरेंस, और तीसरा पैथिक, मतलब ये 3 ब्रिटिश मिनिस्टर्स आए और कैबिनेट मिनिस्टर्स आए। उन्होंने क्या किया, प्रपोजल दिया कि हम इंडिया को डोमिनेंस स्टेटस देंगे, आफ्टर द वॉर देंगे, इंडिया को और एम्पावर करेंगे कि वो अपने रूल्स को और चला सके, कीपिंग द ब्रिटिश एट द टॉप। बट क्रिप्स मिशन को भी न कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और न मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। नतीजा, क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। 1942 में इसे लौटा दिया गया। क्रिप्स मिशन के फेल होते ही देश में अनरेस्ट हो गया, जगह जगह हड़ताल हुई, स्ट्राइक्स हुई, लोगों ने आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और लॉन्च हुआ, हाँ वारधा एक प्लेस है, वारधा में क्या हुआ, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, नाम हुआ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, और बॉम्बे इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। और कांग्रेस ने, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को लॉन्च कर दिया। सारे बड़े लीडर्स ने कांग्रेस के लीडर्स ने अनाउंसमेंट किया क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ये लास्ट मास मूवमेंट है गांधी जी का। बट मैंने कहा गांधी जी नहीं, बाकी भी सारे बड़े लीडर्स सब अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, सब अरेस्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही लीडर्स जो कि सो कॉल्ड बैक सीटेड लीडर्स थे, वो अब आगे आ जाएंगे
और अरुणा आसिफ अली, नाम सुन लीजिएगा, ये लीड करेंगे इस मूवमेंट को। और कौन? जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य पटवर्धन जी, ये लोग अब इस मूवमेंट को लीड करेंगे। हाँ, लोहिया जी, ये लोग क्या करने वाले हैं, अब इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड करेंगे। और बाकी सारे बड़े लीडर्स, मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक सब लोग जेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, सबको अंग्रेजों ने जेल कर दिया। और जो बचे उनको खूब मारा पीटा, फ्लॉगिंग की, 10,000 लोगों को किल कर दिया गया। सही कह रहा हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 60,000 लोगों को जेल हो गई। तो अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मास फ्लॉगिंग, मतलब पूरे गांव के गांव को लोगों को बेत से, चाबुक से, हंटरों से मारा गया, यहां तक कि उन्होंने बम तक गिरा दिए। तो अंग्रेजों ने हर कुछ किया इस मूवमेंट को बंद करने के लिए। मूवमेंट तो सप्रेस हो गया, मूवमेंट तो सप्रेस हो गया क्योंकि सबसे शॉर्ट लिव मूवमेंट यही था। बट इसके अंदर, लोगों के अंदर जो आग थी अंग्रेजों से लड़ने की, क्योंकि एक नारा दिया गया था इसमें, डू और डाई, करे करो या मरो। मतलब इसमें अब तय हो गया था कि इंडियंस को अब कोई दबा नहीं सकता। अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि इंडियंस को दबा नहीं सकते। तो इस मूवमेंट से देश प्रेम की आग और भड़क गई। अब अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि इंडियंस कैन नो मोर बी केप्ट गुलाम। फिर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताते हैं। 1938 में त्रिपुर सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उन्होंने गांधी जी के द्वारा रखे गए एक गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट, कौन? पीताभी सीतारमैया को हरा दिया। हां, सही सुन रहे हैं, गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस चुनाव न लड़े प्रेसिडेंट का, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, पर सुभाष चंद्र बोस जी लड़ते हैं और गांधी जी के पसंदीदा कैंडिडेट पीताभी सीतारमैया को हरा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1939 में। पर कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने धोखा दिया। कांग्रेस के बहुत सारे मिनिस्टर्स, लगभग 12 मिनिस्टर्स ने गांधी जी के विल को मानते हुए, इच्छा को मानते हुए रिजाइन दे दिया। सुभाष बाबू को लगा कि उनका काम पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को त्याग दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहा नहीं चाहिए मुझे पद। और 1939 में ही उन्होंने बनाई एक पार्टी, नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक ये एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद था किसानों को, यूथ्स को साथ लेके चलना, एक नया करेंसी सिस्टम डेवलप करना, एक नए सेटअप से क्या करना, देश को डेवलप करना, आजाद कराना। तो एक बड़ी एग्रेसिव सोच थी इनकी। सुभाष चंद्र बोस जी देश से बच करके, हाँ, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, देश से वेश बदल करके वो जर्मनी जाते हैं, वहां पे हिटलर से मिलते हैं। हाँ, सही सुन रहे हैं, एडोल्फ हिटलर से मिलते हैं हमारे सुभाष बाबू। वहां उनका स्वागत होता है जर्मन्स में, जो इंडियंस रहते हैं वो उन्हें नेताजी कह के बुलाते हैं, और तब से सुभाष जी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। हाँ, और सुभाष जी यहां नहीं ठहरे, उन्होंने लोगों के लिए, इंडियंस को आजाद कराने की ठान ली थी। कि अब उनका तरीका क्या था आजाद कराने का? बातचीत से नहीं करेंगे, अंग्रेजों को बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। और उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, हथियार इकट्ठे शुरू कर दिए। और इसी दौरान जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई, कौन बनाया था? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं बनाई थी, प्लीज रिमेंबर दिस। इसको बनाने हैं कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई। कैसे बनाई कैप्टन मोहन सिंह ने? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो हमारे इंडियन सैनिक को अरेस्ट कर लिया गया, को गुलाम बना लिया। ये लोग थे प्रिजनर ऑफ वॉर्स, लगभग 40,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जापान के पास। ये हमारे सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटेन के पक्ष में लड़ रहे थे जापान से वर्ल्ड वॉर के दौरान। इनको जापान ने अपना गुलाम बना लिया। उनमें से एक थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने जापान को कन्विंस कर लिया कि इन सारे सिपाहियों को वापस हमें इंडिया को हमें दे दीजिए, अरे मुझे दे दीजिए। और उसने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके बाद में सुप्रीम कमांडर बने श्री सुभाष चंद्र बोस जी। हाँ, उन्होंने एक महिला विंग भी बनाई, रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, रेजिमेंट। हाँ, सच कह रहा हूं, मैं 42 की बात कर रहा हूं, उस दौरान जब ऐसा हुआ, सोचिए। तो ये रेजिमेंट बनाई, इन्होंने मिल करके अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए। इंडिया के कई सारे पोस्ट
हाँ, ये जो सेना थी वो इंडियन ही सैनिक थे और इनको आर्म्स एंड वेपन्स में मदद कर रहा था जापान। और हमने अटैक किया, ब्रिटेन पे अटैक किया, क्लैंग क्लैंग, और कई सारे ऐसे इम्फाल, कई सारे प्लेसेस में हमने विजय भी हासिल की। इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको आजाद भी करा लिया। उसका नाम रखा सुभाष जी ने स्वराज एंड शहीद आइलैंड। तो इस तरीके से काफी जीत हासिल हुई। उन्होंने देश में एक नया गवर्नमेंट झंडा लहराया, अपना झंडा लहराया, देश के कुछ हिस्सों को आजाद करा लिया अंग्रेजों से। बट यह आजादी बहुत लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि वहां जापान का सरेंडर हो गया। वहां जापान जो हमें मदद कर रहा था सेना के साथ, हथियारों के साथ, वह जापान विड्रॉ कर गया अपना सपोर्ट, और यहां हमारे सैनिकों को ब्रिटेन ने अपनी नई पावर के साथ, खूब बड़ी हुई सेना के साथ क्या कर दिया, हरा दिया। सरेंडर तो जरूर हो गए हम, हार तो हम जरूर मान गए, हमारे सिपाही तो जरूर पकड़े गए, बट सुभाष बाबू पकड़े नहीं गए। 1945 में ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश हो गया और उनके बारे में फिर कुछ न पता चला। हाँ, आज तक नहीं पता चल पाया। और बाकी इंडियंस में देश प्रेम की भावना इतनी बढ़ चुकी थी कि अब उन्हें गुलाम बनाना असंभव था। ब्रिटिशर्स भी जान चुके थे कि अब इंडियंस किसी लेवल तक जा सकते हैं अपने आप को आजाद कराने के लिए। और 1945 का दौर था जब एक तरह से कहे ब्रिटेन का पावर खत्म हो रहा था। कहते हैं ना, ब्रिटेन का सूरज ढल रहा था। जो कभी सुपर पावर हुआ करता था आज जूनियर पार्टनर बन जाएगा अमेरिका का। हाँ, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 में भली जीत हासिल होगी, ब्रिटेन जीतेगा जरूर, पर जीत के भी हार जाएगा। अब देश में पावर ट्रांसफर करने की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन में जब चुनाव होगा तो नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे, क्लेमेंट एटली। हाँ, क्लेमेंट एटली शुरू से ही इंडिया के फेवर में थे। वो चाहते थे, लेबर पार्टी के लीडर थे, वो चाहते थे कि इंडिया को आजाद कर दिया जाए। उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया कि हम अगस्त 1947 तक इंडिया को आजाद कर देंगे, इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। और इसके लिए ब्रिटिश की सोच बदली, मैंने कहा इरादा बदला, क्योंकि वो कमजोर हो चुके थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन आया जरूर, पर इसके प्लान्स एक्सेप्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाए, जिनमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स को, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को अलग कर दिया। तो पार्टीशन क्योंकि इसमें क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा था, तो मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोला नहीं, इस कैबिनेट मिशन प्लान्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कांग्रेस ने इसे मना कर दिया क्योंकि इसमें पार्टीशन की बू आ रही थी, क्योंकि इसमें हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स अलग हो रहे थे, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स अलग हो रहे थे, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही थी। अब ये सब बातें एक्सेप्ट ना होने के बाद फाइनल आए कौन? फाइनल आए माउंटबेटन प्लान। 1946 खत्म हो जाएगा और हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ चुके हैं, दोनों में कम्युनल राइट्स हो चुके हैं, दंगे हो रहे हैं दोनों में, याद रखिएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता है कि उनको सेपरेट नेशन पाकिस्तान मिले जहां पर सिर्फ मुस्लिम्स हो, और कांग्रेस चाहती थी कि हमारे पास यूनाइटेड इंडिया हो, अर्थात देश अलग ना हो, बंटवारा ना हो। इसी बात का झगड़ा था। और अंत में क्या होगा, देखिए अंत में क्या होगा, मुसलमानों को देना पड़ेगा। 1946 में इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सीट्स ज्यादा कांग्रेस को मिल जाएंगी, और कांग्रेस की मेजॉरिटी आने से फिर जानते हैं देश में दंगे हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग इनको काम नहीं करने देना चाहती है। मुस्लिम लीग ने एक अनाउंसमेंट कर रखा था, नाम था डायरेक्ट एक्शन। उन्होंने एक दिन को घोषित कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब हम बोलेंगे नहीं, हम अटैक करेंगे। उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे अटैक करना शुरू कर दिया, और 1946 बहुत बड़े दंगे हुए, खास करके पंजाब में, बंगाल में, जहां हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी साथ में रहती थी, बहुत ज्यादा नभाई नुकसान हुआ। ये सब कुछ अंग्रेजों ने अब दोनों के बीच में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक नफरत उन्होंने पैदा कर दी थी। यही उसका नतीजा हुआ। अब आया एक एटली, जो क्लेमेंट एटली, मैंने कहा ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी और फाइनली साइन भी कर दिया था इंडिया का इंडिपेंडेंस। अब इस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अच्छा, इसको पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय हैं, ये लास्ट वाइसरॉय हैं जो इंडिया को पावर ट्रांसफर करने आए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लेके आएंगे, नाम है माउंटबेटन प्लान। इस प्लान में डिवीजन ऑफ इंडिया की बात होगी, डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 डोमेन्स। इंडियन यूनियन को इंडिया, जो कि 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा, और पाकिस्तान, जो कि 14 अगस्त 1947 को आजाद होगा। तो 2 पार्ट्स में इंडियन यूनियन को डिवाइड किया जाएगा। अ बाउंड्री कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड
टू डिवाइड दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज। और क्या किया गया, इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के मेंबर्स थे जो कांग्रेस के थे उनको यहीं रिटेन कर दिया गया, और मुस्लिमांस को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको पावर कर दिया गया कि अब वो देश के लिए नया संविधान, सर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड लिखने के लिए, ठीक है। और इस तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने में तो समय लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया 1947, 15 अगस्त को भारत आजाद। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोनों ने प्लान क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, तो रीजन बहुत सिंपल सा है। माउंटबेटन प्लान से पहले देश में इतने दंगे हो चुके थे कि अब देश टुकड़ों में बंट जाता, सिविल वॉर हो जाता देश के अंदर, और डिवाइडेड इंडिया इससे बेटर है कि छोटा इंडिया हो पर यूनाइटेड इंडिया हो। तो इसीलिए कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग की डिमांड फॉर द पाकिस्तान, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन स्मॉल 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 सेक्शंस ऑफ द कंट्री। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि एक ही हिस्सा रहे पर डिवाइडेड ना हो, यूनाइटेड हो। तो वर्ड कहते हैं ना, वॉर को अवॉइड करना, ब्लडशेड को अवॉइड करना, फाइट्स को अवॉइड करने का तरीका ये था कि आखिरी में क्या किया, कांग्रेस ने मान ही लिया, और ब्रिटिश में एक एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट में कानून पास हुआ क्लेमेंट एटली के ऑर्डर से कि इंडिया को हम उसका पावर सौंपते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं। और 1947 में ये एक्ट पास होने के बाद इंडिया को आजादी का पावर मिल गया। दो अलग नए देश बन गए आउट ऑफ इंडियन यूनियन, पाकिस्तान एंड इंडिया। आई एम श्योर, हाँ आई एम श्योर, मैं 12th के जो ISC के स्टूडेंट्स होते हैं इनको हमेशा कहता हूं कि आप मेगा स्टार्स हैं। मेगा इसलिए क्योंकि आप सर्वोच्च हैं, और आपसे चाहिए मुझे सर्वोच्च प्यार, ढेर सारा मैसेजेस। अब आप बताइए कि इसके बाद क्या बनाऊं। हाँ, आप जो कहेंगे बस वही होगा, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, यस तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं माय मेगा स्टार्स, और यकीन जानिए मेरी कोशिश यही है कि आपको सिंपलेस्ट कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में मिल पाए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू माय मेगा स्टार्स। कमेंट जरूर करिएगा।